स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा पत्र 2023 का, कक्षा 9वीं है, विषय हिंदी है आपका, जो अभी अभी एक जिले में हुआ है, वहाँ से एक बच्चे ने भेजा है इसको। तो इसके सॉल्यूशंस की बात करें, बच्चे ने सॉल्यूशन की डिमांड करी है। पहला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें काव्यांश दिया गया है, यानी कि कविता दी गई है। हालांकि इस कविता को आप बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, यानी कि सुबह सुबह जो आपकी प्रार्थना सभा होती है उसमें भी गाया जाता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो कई स्कूलों में ये प्रार्थना सभा में बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है इससे क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे गए हैं और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही किया होगा। पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कवि ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है। तो आप देखोगे पहली लाइन में प्रभु जी तुम चंदन और हम क्या हैं, पानी है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पानी कहा है हमको। तो यहाँ पर जो है आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। काव्यांश का उचित शीर्षक जो है आपको बताना है। तो काव्यांश का जो उचित शीर्षक जो आप देखेंगे तो इसमें रैदास का समर्पण भाव जो है ये दिखाया गया है। ये रैदास का है, ठीक है। दीपक का जीवन, भक्ति आंदोलन, तुलसी काव्य, तीनों में से कोई सा भी नहीं है ये। आपका जो आंसर हो जाएगा रैदास का समर्पण भाव, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है बड़े शब्द का अर्थ है। तो बड़े शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका, बड़े शब्द का अर्थ जो है जलना। बड़े मतलब जलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जलती है, ये सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए पूछा गया है आपसे, कवि ने काव्यांश में ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे, ढंग से पढ़ोगे काव्यांश को, तो कवि ने जो ईश्वर का रूप बताया है वो निराकार रूप बताया है, जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, निराकार रूप, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा देखिए, पांचवें क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कवि ने स्वयं को और प्रभु को किसके समान बताया है। तो कवि ने जो है स्वयं को पानी बताया है, प्रभु को चंदन बताया है, इसी तरह से मोर बताया है, फिर घन बताया है, बाती बताई है और दीपक भी बताया, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। पांचवा विकल्प जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, उपरोक्त सभी जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोने पे सुहागा मुहावरे का अर्थ जो है आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सोने पे सुहागा का मतलब हो गया कि किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। तो यहाँ पर जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, तो अभी अभी हमने बात किया कि ये रैदास का है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रैदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाकी ज्योति बड़े दिन राति में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार प्रयोग किया गया है ये है आपका अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नौवा प्रश्न, यहाँ पे पूछा गया घन शब्द का अर्थ है। तो घन शब्द का क्या अर्थ है, तो घन शब्द का जो है मतलब होता है बादल। तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पानी के पर्यायवाची हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से पानी का पर्यायवाची शब्द वाला जो जोड़ा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका नीर और अंबु जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ना है। पहले तो कविता दी गई है, अब आपको गद्यांश दिया गया है। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया है। तो कबीर ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं समाज के प्रति वो आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया होगा और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है क्या होगा। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कबीर का व्यक्तित्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया है कबीर किस भक्ति मार्ग का प्रसार करते हैं। तो भक्ति मार्ग जो उन्होंने बताया है इसमें निर्गुण भक्ति मार्ग बताया है। तो यहाँ पर जो आपका ब ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य दृष्टिकोण अपनाया है। कैसा दृष्टिकोण है उनका, तो उनका है समन्वयवादी, ठीक है, समन्वयवादी यानी कि दोनों को आपस में लेकर के चलना चाहते हैं वो। तो 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म सेवा अहिंसा एवं निर्गुण मार्ग के पक्षधर थे। तो कौन थे, तो वो थे हमारे कबीर जी। तो यहाँ पर जो है कबीर इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां, कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया है? तो कबीर का उपदेश जो है वो कौन सी भाषा में है? तो हमने कहा इसका आंसर जो है पैराग्राफ से हो जाएगा आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आम भाषा जो सब लोग समझे उस भाषा में उन्होंने उपदेश का जो है चुना है। इसके बाद जो है इसमें छठा प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कबीर ने विरोध किया है, किसका विरोध किया है कबीर ने? तो आंसर हो जाएगा आपका कबीर ने जो है आडंबर का विरोध किया है। बाय आडंबर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कबीर थे, तो कबीर क्या थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? कबीर जो है महान युग दृष्टा भी थे, महान कवि भी थे और समन्वयवादी भी थे, यानी कि उपयुक्त सभी जो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की रचनाएं जो है आपको बताना है। तो कबीर की रचना कौन कौन सी है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी की सारे जो यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं ये कबीर की बहुत मानी जानी रचनाएं हैं, जिसमें साखी है, सबद है और रैमिनी है। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है बहुत मानी जानी रचनाएं हैं, तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाना है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के सामने टिकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्यों? इसका रीजन क्या था? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका रीजन हम बता देंगे, उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ऊंचा था इसलिए। ठीक है, उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ऊंचा था इसलिए जो है उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें कबीर ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया है? तो कबीर ने कौन सा कार्य किया है? तो हम कहेंगे कबीर ने जो है कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ब ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे दोनों पैराग्राफ के आंसर, और यहाँ तक आपने कर लिए हैं तो आपको अंक प्राप्त हो चुके हैं 20, यानी कि 20 अंकों के आपके राइट आंसर यहाँ पर केवल चूज करने थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय पर आपको जो है निबंध लिखना है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने इस तरह का आपको बता दिया था कि निबंध किस तरह का पूछा जाएगा। समाचार पत्रों का महत्व, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा जिस जिले का था वो। और यहाँ पर जो है आपका स्वच्छ भारत अभियान, ये भी उसी में था, ये भी टॉपिक था, यानी कि तीनों निबंध वहीं से आपके पूछे गए हैं। और इसके बाद जो है आपसे एक और पूछा गया है मनोरंजन के आधुनिक साधन, तो आप इनमें से कोई भी एक ही करना था आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए 4 नंबर, यहाँ पूछा गया है मालिक और नौकर के मध्य संवाद लिखिए, यानी कि मालिक है और नौकर है उसके बीच में क्या बातें हो सकती हैं। आप किसी खाने के ऊपर बात कर सकते हैं, गाड़ी से कहीं जाने के ऊपर बात कर सकते हैं, तो कोई भी आप संवाद जो है अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक फिक्स आंसर नहीं है। हर बच्चा संवाद जो है अपने शब्दों में लिख सकता है, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। जिसने भी किया होगा सही किया होगा। और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, तो कम से कम आपको 5 तो मालिक के संवाद और 5 साथ में नौकर के संवाद, यानी कि पहले मालिक ने क्या बोला, ठीक है, आपको लिखना था कि मालिक ने क्या बोला होगा पहले, ठीक है, फिर उसका उत्तर नौकर ने क्या दिया होगा, फिर उसके बाद में फिर से मालिक ने क्या कहा होगा। इस तरह से आपको करते जाना था, और फिर उसके बाद नौकर ने क्या जवाब दिया होगा। तो ये संवाद हो गया हमारा। तो ये संवाद जो है एक दूसरे से बातचीत करते हुए आपको बताने हैं, और ये आपको टोटल मिला करके 10 लाइनें लिख देनी थी, क्योंकि आधे आधे नंबर एक संवाद का मिलता है आपको। तो 10 लाइनें, अगर 5 नौकर बोलेगा तो 5 मालिक बोलेगा, इस तरह से इसका संवाद लिख देना था। इसी में अथवा पाठ भी दिया गया था, अगर आप वो नहीं करना चाहते थे तो ये भी कर सकते थे। अपनी छोटी बहन को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में या जो है शुभकामना पत्र लिखना था, यानी कि पर्सनल लेटर की बात आ गई है यहाँ पर। तो आपको जो है व्यक्तिगत जो है पत्र लिखना था अपनी बहन के लिए। पांचवा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है अनु उपसर्ग के योग से 2 शब्द बनाइए। तो अनु उपसर्ग के योग से बहुत सारे शब्द हैं, आपने कौन सा बनाया है आप चाहे तो बता सकते हैं। मैं बोलूंगा एक अनुभव है, ठीक है, एक आपका अनुभव है, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हम लिख सकते हैं आपका अनुमान है। तो अनुमान भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अनु शब्द से जो है ये आपके शब्द बन सकते हैं। अगला जो है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय बताइए। बुढ़ापा में प्रत्यय क्या है, और साथ ही साथ जो है आपका मिठाई में क्या है? तो बुढ़ापा में जो है आपा प्रत्यय है, और मिठाई में क्या है? मिठाई में जो है आपका आई प्रत्यय है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण वो शब्द कहलाते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, प्रविशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है देखिए, इसमें पूछा गया पर सर्ग ने के कारण क्रिया सदैव किस काल में होती है?
तो ने के कारण जो है ये भूतकाल में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या आ जाता है, भूतकाल जो है इसका आंसर आ जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा करके वाक्य को जो है पुनः लिखना है। कोयल गाना गा चुकी है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, कोयल ने गाना गाया, तो ये इसका जो है ने लगा के हम बना देंगे, कोयल ने गाना गाया। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। यहां पे अगला जो प्रश्न पूछा गया, मोहन ने खेले खाए मोहन ने केले खाए, वाक्य में से परसर्ग ने हटा देना है और वाक्य को पुनः लिख देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लिख देंगे मोहन मोहन केले खाता है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा मोहन केले खाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सरल वाक्य किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। संयुक्त वाक्य जिसको हम और से जोड़ दें, तथा से जोड़ दें, उनको हम जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आपके बहुत सारे वाक्य हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका भी यही आंसर हो। महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि राम खाता है और श्याम सोता है। तो इस तरह से केवल और लगा करके जो वाक्य जोड़े जाते हैं वो आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जो है होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे पूछा गया, आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। आश्रित उपवाक्य उन उपवाक्यों का जो है मुख्य वाक्य के पूरा अर्थ ना दे तो वही जो है आप कह सकते हैं आश्रित है। यानी कि जो उपवाक्य मुख्य वाक्य के बिना पूरा अर्थ ना दे, आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जो उपवाक्य जो वो उपवाक्य मुख्य वाक्य के बिना पूरा अर्थ ना दे उसे हम जो है आश्रित उपवाक्य कहते हैं। नेक्स्ट जो है, कनक शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। कनक शब्द के पर्यायवाची, कनक मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, सोना है, स्वर्ण है, हम लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सोना। कनक का हो जाएगा सोना और स्वर्ण। ठीक है ना, सोना है, स्वर्ण है। अनाथ और हर्ष शब्दों के विलोम आपको लिखने हैं। अनाथ का क्या हो जाएगा, अनाथ का होता है सनाथ। और दूसरा जो है हर्ष, हर्ष का क्या हो जाता है, तो हर्ष का होता है शोक। ये विलोम हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित श्रुतिम श्रुतिशम भिन्नार्थिक शब्दों के अर्थ बताइए जिसमें तरणी और तरणी, यानी कि आपको जो है सुनने में जो है ये आपको क्या लगेंगे, एक जैसे लगेंगे, लेकिन जिनको लिखने में और इनके मतलब जो है अलग निकलते हैं। देखिए यहाँ पे तरणी लिखा है, यहाँ पे भी तरणी लिखा है। इसमें जो है छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरणी का मतलब जो छोटा ई की मात्रा है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सूर्य। ठीक है, ये होता है सूर्य। और जो दूसरा आपका तरणी है ये वाला, ये जो होता है ये होता है नाव। ठीक है, नाव। तो ये हो गया आपका दोनों में अंतर। अब यहाँ पे काम तमाम करना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो किसी को मार डालना, ये तो हो गया काम तमाम करना, यानी कि किसी को मार डालना। वाक्य में प्रयोग बहुत सारे हैं, आप कुछ भी कर सकते थे। लुटेरों ने कल रामू का काम तमाम कर दिया, या लुटेरों ने घर के सदस्यों का काम तमाम कर दिया। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप काम तमाम के बारे में बता सकते हैं।
इसके बाद में अपनी बड़ाई आप करना, अर्थ बताते हुए एक मुहावरा लिखना है। तो मुहावरा लिखने के लिए क्या करना है, स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करना, अपनी बड़ाई अपने आप करना मतलब स्वयं ही अपनी प्रशंसा करना जो है इसका हो जाएगा आपका अर्थ। और साथ ही साथ अगर इसके साथ में आप वाक्य का प्रयोग करना चाहते हैं तो कुछ भी बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं फिर से, क्योंकि इसका भी फिक्स आंसर नहीं है। वाक्य मैं अलग बनाऊंगा, आपके आगे वाला विद्यार्थी अलग वाक्य बनाएगा, उससे आगे वाला विद्यार्थी अलग वाक्य। वाक्यों का कमी नहीं है, बनाने वालों की कमी नहीं है। तो मैं अगर जैसे एक एग्जाम्पल दूं, मोहन ने कक्षा में एक सवाल का जवाब दे करके ऐसे दिखाया कि जैसे दूसरा कोई उस कक्षा में विद्वान है ही नहीं। इसे कहते हैं अपनी बड़ाई आप करना। ठीक है ना। मोहन ने कक्षा में एक प्रश्न का या एक सवाल का जवाब देकर के ऐसे जताया जैसे उसके जैसा विद्वान दूसरा कोई नहीं। इसका मतलब क्या कह रहा है, वो बताना चाहता है कि भैया अपनी बड़ाई अपने आप कर रहा है, वो इतना जता रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। अगला जो 10वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके साथ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं। इसमें यह पद्यांश है आपका। और यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया, कवि ने भयानक पंक्ति किसे बताया है, ये आपको बता देना है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर से आपका लिया गया है। कवि ने प्रस्तुत कविता में किस समस्या की ओर संकेत किया है। 2-2 अंक के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में कवि की क्या पीड़ा है ये भी आपको बता देनी है। तो ये 3 प्रश्न जो है आपसे इस काव्यांश से पूछे गए थे, 6 अंक यहाँ से आपको प्राप्त हो जाते। अगला जो पार्ट है इसी में आपको अथवा भी मिला था। अगर आप अथवा करना चाहते थे तो इसमें भी 6 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, आपसे 3 ही प्रश्न करने थे। तो यहाँ पे गंगा नदी के तट पर रेत राशि किस प्रकार दिखाई देती है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा तट पर किसकी खेती की गई है। और साथ ही साथ इसमें पूछा गया है, कलंगी संवारते हैं कोई से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई भी आंसर आप आसानी से दे सकते थे। सारे आंसर्स आप अगर किताब पढ़ चुके होंगे और चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने दे दिए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके 3 अंकीय प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें मेघ के आगमन की तुलना किससे और क्यों की गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा गया, कोयल अर्धरात्रि को क्यों चीख उठती है। और इसके बाद में यहाँ पूछा गया है, यमराज की दिशा कविता का मूल भाव क्या है, वो स्पष्ट कर देना था। इसके बाद जो है पद्यांश दिया था, इसको आपको पढ़ना था और प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पे पद्यांश जो दिया गया है ये आपके सामने है। ठीक है, सॉरी पद्यांश नहीं है, गद्यांश है ये। यानी कि आपको जो है यहाँ पे कहानी का एक छोटा सा मुखड़ा दिया गया जो आपके बुक से लिया गया। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक गुरुदेव के पास पहुंचा तो वो क्या कर रहे थे, ये आपको बता देना है। 2 अंक के प्रश्न रहेगा ये। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया, गुरुदेव के द्वारा कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरने से उसने क्या अनुभव किया, ये आपको बता देना है। और इसके साथ गुरुदेव ने कुत्ते के बारे में लेखक से क्या कहा, ये आपको बता देना है। तो ये आपको 6 अंक दे देंगे। इसी में अथवा पाठ भी था, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते थे तो अथवा पाठ वाला भी कर सकते थे, इसमें भी आपको 6 ही अंक मिलते। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है, लेखिका के बचपन में सांप्रदायिकता वातावरण कैसा था। ठीक है। और दूसरा जो है, यह बहुत बड़ी बात थी, लेखिका ने किसे बहुत बड़ी बात कहा है। और तीसरा जो प्रश्न पूछा गया, बचपन के संस्कारों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको बता देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें 60 शब्दों में उत्तर देना है। 3 अंकीय प्रश्न है, 3 तो आपके। ठीक है। इसमें आपको सभी प्रश्नों के यहाँ पे ऐसा नहीं लिया है, ऐसा नहीं लिखा गया है कि इसमें से आपको किसी 2 का दीजिए। तो प्रेमचंद जी फटा जूता भी ठाड़ से क्यों पहन सके, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट जो है, अंग्रेज सैनिक नाना साहब के महल को लूटना और नष्ट करना क्यों चाहते थे। इसके बाद है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा और क्यों। इस क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे आपको। और इसके बाद है, इलाहाबाद जाने पर बच्चन ने लेखक का क्या सहयोग किया। तो इलाहाबाद जाने पर बच्चन ने क्या किया था, ये आपको बता देना है। किस तरह से सहयोग किया था, किस तरह से साथ दिया था। अथवा जो है इसमें पार्ट है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में किन सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग किया गया है। इसके बाद जो है, माटी वाली कहानी में किस समस्या को उभारा गया है। 3 अंकीय प्रश्न है ये। ठीक है। और यहाँ पर जो 14वां प्रश्न है ना, ये देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर जो है 8 अंकीय प्रश्न है ये। तो ठीक है, ये 8 अंक का प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर जो है आपका 16वां प्रश्न पूछा गया, परदादी को कतार से बाहर चलने का शौक था, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर जो है सतर्क उत्तर देना है। इसका मतलब तर्क भी बताना है आपको। तो 3 अंक आपको यहाँ से मिल जाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे,
जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए थे ये बताने हैं। 3 अंक यहाँ से आपको मिल जाता। और बच्चन जी लेखक से पहले बार कहाँ और कैसे मिले, इसको भी करते तो आपको 3 अंक मिल जाता। तो इस तरह से अच्छा प्रश्न पत्र रहा, सरल भी था। स्टार्टिंग के 10 प्रश्न तो बिल्कुल सरल थे, जिन्होंने आराम से कर दिए होंगे 10-10 20 प्रश्न, ठीक है ना। 20 प्रश्न तो स्टार्टिंग में सरल थे, फिर 1 अंक के जो प्रश्न थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो सरल थे, 1-2 को छोड़ करके, और बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किताब से वो तो बेहतरीन हैं। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपने अपने उत्तरों को मिला लिया होगा, और जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो इन पेपर से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आपके जिलों में भी देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।